हाय एवरीवन, एजिक माइंड के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग साइंस के नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इस नए टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में सबसे पहले यह जानेंगे कि ऑप्टिक्स है क्या, यानी ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत इसका हिंदी होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंदर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, तो प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या, प्रकाश की प्राप्ति कहाँ से होती है, और प्रकाश के बारे में भिन्न भिन्न साइंटिस्टों का यानी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हुए अपने अपने काल में क्या क्या कथन दिए, तो उन सभी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह किसने कहा था, तो यह मैक्सवेल ने कहा था। किसने कहा था, तो मैक्सवेल ने। क्वेश्चन करता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने बताया था। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने बताया था, तो यह मैक्सवेल ने बताया था। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। और देखिए प्रकाश के संबंधित एक और भी कथन आया हुआ था, जिस कथन का नाम है प्रकाश का एक कणिका सिद्धांत है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और पूछता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है यह प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, इसको केवल ये भी पूछ देता है कि कणिका सिद्धांत किससे संबंधित है, या न्यूटन का कणिका सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रकाश से संबंधित है। उसके बाद हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरंग है। कि किसने कहा था, तो हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरंग है। क्या है, प्रकाश एक तरंग है। किसने कहा था, तो हाइगेंस ने कहा था। किसने, तो हाइगेंस ने। किसने कहा था, हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक तरंग है। अब देखिए एक और वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम है आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, E = mc² द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध भी कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है, उन्होंने आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश क्या है। सबसे पहले यह जानते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश क्या है। तो आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश जो है एक छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में गमन करता है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है, और यह छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में जो है गमन करता है। और प्रत्येक पैकेट और बंडल को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट और बंडलों के रूप में गमन करता है। पैकेट और बंडलों के रूप में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, जिसे फोटोन कहते हैं। फिर से समझिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह किसने बताया था, तो मैक्सवेल ने बताया था। उसके बाद प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था, संबंधित है प्रकाश से। प्रकाश एक तरंग है, किसने बताया था, तो हाइगेंस ने बताया था। और आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट और बंडलों के रूप में गमन करता है। प्रत्येक पैकेट और बंडल को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यानी यहाँ से एक तर्क निकला, यहाँ से एक स्टेटमेंट निकला, एक बातें निकली कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, तो कहाँ से उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, जो कि छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में क्या होता है, संचारित होता है। तो चलिए यहाँ से समझिएगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। चलिए
यहाँ पर समझिए कि प्रकाश, प्रकाश जो है देखिए यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश लिख दिए, ठीक है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। प्रकाश क्या है? तो ऊर्जा का, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। अब यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्ति होती है? तो यह ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्ति होती है। कहाँ से? सूर्य से प्राप्ति होती है। समझिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। यह ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो सूर्य से होती है। तो आइए समझते हैं कि सूर्य के, अब देखिए यह सूर्य है, सूर्य के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है? तो सूर्य के अंतर्गत नाभिकीय संलयन की एक अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अब देखिए नाभिकीय संलयन क्या है? तो नाभिकीय संलयन के अंतर्गत दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। वही अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है, ठीक है। और देखिए सूर्य के अंतर्गत जो होता है, इसके किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। कौन सी मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। और सूर्य के अंतर्गत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य के अंतर्गत हाइड्रोजन गैस के रूप में हाइड्रोजन पाया जाता है 71% और हीलियम पाया जाता है 26%। हीलियम कितना पाया जाता है? तो 26% पाया जाता है। अब समझिए सूर्य क्या है? सूर्य क्या, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा की प्राप्ति हमें सूर्य से होती है। सूर्य के अंतर्गत नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और सूर्य के किरणों में हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सूर्य के अंतर्गत दो गैसें पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है 71% और हीलियम का प्रतिशत होता है 26%। अब देखिए यहाँ पर यह विटामिन डी है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम, देखिए विटामिन का रासायनिक नाम जानना जरूरी होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का यह रासायनिक नाम है। क्या है? केमिकल नेम है, CN है। क्या है? केमिकल नेम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। अब जानते हैं, यहाँ पर सीखते हैं कि आखिर विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स नामक बीमारी और बड़ों में होता है ओस्टोमलेशिया नामक बीमारी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बड़ों में, ठीक है, बड़ों में होता है कौन सी बीमारी? तो ओस्टोमलेशिया। कौन सी? तो ओस्टोमलेशिया। और छोटे बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है। फिर से समझिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा की प्राप्ति हमें सूर्य से होती है। सूर्य के अंतर्गत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इस विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेटस होती है और बड़े बच्चों में क्या होता है? तो बड़े बच्चों में ओस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि सूर्य के अंतर्गत जो गैसेस पाई जाती है, उस गैस में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% और हीलियम का प्रतिशत जो होता है 26% होता है, ठीक है। चलिए अब अगले टर्म्स को देखते हैं कि आइए कुछ विटामिन जो नाम है, विटामिनों के नाम है, उनके कुछ ट्रिक है, रासायनिक नाम के ट्रिक है, हम उनको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा विटामिन के रासायनिक नाम जो है, विटामिन के रासायनिक नाम के ट्रिक है, उसको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए विटामिन के रासायनिक नाम के ट्रिक, विटामिन के रासायनिक नाम, इसे इंग्लिश में केमिकल नेम कहते हैं। तो उसका ट्रिक जो है समझिएगा, देखिए इसका ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। क्या है? रथ पर एक टॉफी। अब समझिएगा यहाँ पर र से क्या हो जाएगा? र से रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। थ से क्या हो जाएगा? थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन। और यह क्या है? यह साइलेंट है। ए से क्या हो जाएगा? ए से स्कॉर्बिक। क्या हो जाएगा? ए से स्कॉर्बिक। क्या होगा? स्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक एसिड। और क से क्या हो जाएगा? क से हमारा हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। समझिए यहाँ पर कैल्सीफेरॉल। टो से क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा? किलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? किलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? किलोक्विनोन। समझिए यहाँ पर यह हो गया, र से हो गया रेटिनॉल,
और उसके बाद क्या हो जाएगा, थ से हो जाएगा थायमिन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क से हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल और पी से हो जाएगा क्या, फिलोक्विनोन होता है। अब समझिए यहाँ पर जिससे विटामिन रॉ पहले आया तो पहले कौन सा नाम आएगा, ए आएगा, यानी विटामिन ए। यह क्या यहाँ पे लिख देते हैं विटामिन, क्या विटामिन ए। यह किसका हो गया, बी का, यह किसका हो गया, सी का, यह किसका हो गया, डी का, और यह किसका हो गया, ई का, और यह किसका हो गया, के का। अब देखिए विटामिन ए का अगर क्वेश्चन पूछे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है तो रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन, सी का क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या होता है कैल्सिफेरॉल, ई का क्या होता है टोकोफेरॉल और के का क्या होता है फिलोक्विनोन। आइए जान लेते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन कौन है। तो देखिए विटामिन ए के जो खोजकर्ता है, ए और बी दोनों के खोजकर्ता जो है माइकुलम है। कौन है, माइकुलम, ठीक है। सी के जो है यूजोक्स होलकट है। कौन है, यूजोक्स होलकट, कौन है, यूजोक्स होलकट। उसके बाद डी के जो है हॉपकिंस है, क्या है, हॉपकिंस। अब समझिएगा यहाँ पर इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होगी। तो यहाँ पर देखिए ए की कमी से जो होता है रतौंधी नामक बीमारी होता है। कौन सी, तो रतौंधी नामक बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए जो है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है, बढ़ाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। उसके बाद डी की कमी से, जो कि मैंने बता दिया, बड़ों में ओस्टोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ई की कमी से बता देते हैं, ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, ठीक है, जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसका, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। समझिए यहाँ पर र से क्या हो गया, रेटिनॉल या विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। ख से हो गया थायमिन या विटामिन बी का नाम है, ठीक है, और इसकी कमी से बेरी। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, यह क्या है, सी है, जिसका खोज जो होलकट ने किया था, और इसकी कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। और स्कर्वी नामक रोग का मतलब यह होता है कि नाक से क्या होता है, ब्लड आने लगते हैं। उसके बाद हॉपकिंस जो कि विटामिन डी के खोज करता है और इसकी कमी से मैंने बता रखा है यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया, क्योंकि साथ साथ आपके पास नॉलेज रहेगा, कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे तो कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। ताकि विटामिन में तो पढ़ना ही है कि विटामिन क्या है, विटामिन से क्या होता है, और विटामिन के क्या कौन कौन से कार्य हैं या हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, इन सबको पढ़ना है। विटामिन और प्रोटीन दोनों के अंतर को भी देखना है। लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा तो सारे विटामिन को क्लियर कर दिया। तो समझिए यहाँ पर विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया क्या, तो कैल्सिफेरॉल हो गया, हॉपकिंस ने खोज किया था, इसकी कमी से मैंने बता रखा है। उसके बाद समझिए टोकोफेरॉल या विटामिन ई है। उसके बाद की यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि आगे लाइट्स में क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। चलिए अगली कैसे हमारे विटामिनों के रासायनिक नाम, और यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर पक्का किए जाते हैं। अगर विटामिन से कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो यहाँ से जरूर पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, उसकी कमी से, या पूछ सकता है कि उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। और खास करके सबसे ज्यादा पूछता है विटामिन के का रासायनिक नाम और विटामिन ई का रासायनिक नाम, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इस रासायनिक नाम का ट्रिक है, इसे याद कर लें। और इस ट्रिक के द्वारा केवल रक्त पर एक टॉपिक याद किए, र से रेटिनॉल हो गया, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सिफेरॉल, ट से क्या हो गया टोकोफेरॉल, और पी से हो गया फिलोक्विनोन, और ए बी सी डी ई और के, बस लगातार यह याद कर लीजिएगा। आप काफी अच्छे वे से इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी बी, उसके बाद क्या लिख सकते हैं ई और के, ऐसे भी लिख सकते हैं और लिख करके याद कर सकते हैं। तो चलिए अगली प्रकृति को देखते हैं कि प्रकाश की अगली प्रकृति क्या है, और उस प्रकृति को क्या करना है, उस प्रकृति से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, इसे हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले और एक नोट्स बनाते चले। जो ऑप्टिक्स जो चैप्टर है यह काफी ही लॉन्ग चैप्टर है और यहाँ की क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा कि अगला जो होता है प्रकाश की अगली जो प्रकृति होती है वह प्रकृति है कि प्रकाश जो है, प्रकाश की अगली प्रकृति है कि प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है कि माध्यम की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसकी प्रकृति है? तो प्रकाश की अगली प्रकृति है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर समझिएगा, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक ध्वनि है जहाँ से क्वेश्चन करता है कि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश का चाल जो होता है, प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। यानी माध्यम चेंज होने पर प्रकाश का चाल क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। प्रकाश का चाल माध्यम पर डिपेंड करता है। यानी प्रकाश जो है, यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश जो है, यहाँ पर ठोस, द्रव, उसके बाद क्या है? गैस। ठीक है, यहाँ पर वायु, निर्वात। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? भिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब समझिएगा यहाँ पर कि प्रकाश की चाल जब भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न हो गई तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है वह सबसे अधिक वायु या निर्वात में होती है। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से गमन करती है, या 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गमन करती है। अब देखिए, सूर्य है हमारा, यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हमारी पृथ्वी है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का जो टाइम लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, देखिए 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश चलता है, तब भी इसे आने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने। देखिए, यह जो है पैमाना या लगभग है। इसको कहीं कहीं अगर ऑप्शन में 8 मिनट 18 सेकेंड नहीं दिया है, अगर ऑप्शन में 8 मिनट दिया है केवल, तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ पर समझिए 8 मिनट 20 सेकंड दिया है और 18 सेकंड नहीं दिया है, तो भी आंसर होगा। अगर यह 18 और 20 सेकंड ना देकर के केवल 8 मिनट दिया है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा 8 मिनट वाला आंसर हो जाएगा। अब बात यह आता है कि अगर तीनों दे दिया हो तो कौन होगा? तो तीनों दे दिया होगा तो 8 मिनट 18 सेकंड वाला एनसीईआरटी का है। ठीक है, कि 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। अब यहाँ पर समझिए कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और यह 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, तब भी सूर्य को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मीटर 18 सेकंड। इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बराबर किए जाते हैं। अब देखिएगा कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले बताया किसने था? तो प्रकाश की चाल को रोमर ने बताया था। किसने बताया था? रोमर ने प्रकाश की चाल की गणना किया था। किसने किया था? तो रोमन के द्वारा प्रकाश के चाल की गणना किया गया था। अब समझिएगा यहाँ पर कि वायु या निर्वात में तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, और यह भी मैंने बता दिया कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल भिन्न भिन्न होता है। जैसे पानी में कितना हो जाएगा? पानी में चाल जो हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी पानी में जो होगा इसकी चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर कांच में देखा जाए, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में जो है प्रकाश की चाल, यानी कांच में जब देखेंगे तो प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से यह कांच में भी क्या करेगा? सफर करेगा। तो समझिए यहाँ पर प्रकाश के गमन के लिए माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जबकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बार बार क्वेश्चन करता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। जब ध्वनि आप पढ़ेंगे
तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि क्यों होता है, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर यह कंसेप्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु निर्वात में होता है। और इस प्रकाश की चाल को बताया किसने था? तो रोमर ने बताया था। और देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 18 सेकंड लगता है, या कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड और कहीं कहीं 8 मिनट भी लिखता है। अगर तीनों ऑप्शन में दिया हो तो 8 मिनट 18 सेकंड को टिक आउट करना है। ठीक है, पानी में जो होता है प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चले। यह हमारे प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश के गुण धर्म को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे प्रकाशिकी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। हमने अभी जाना कि प्रकाश है क्या, प्रकाश की क्या क्या प्रकृतियां होती है, उन सबको हमने देखा। प्रकाश है क्या, प्रकाश की क्या क्या प्रकृतियां हैं, इन सबको हमने देखा। तो आज हम लोग देखें, अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाशिकी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, कि प्रकाशिकी के अंतर्गत कौन कौन से टर्म को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले और हम देखते हैं कि प्रकाशिकी के अंतर्गत कौन कौन सी उसके गुण धर्म को पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा प्रकाशिकी के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है। अब हम लोग चैप्टर्स की तरफ चल रहे हैं। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रकाश के गुण धर्म को देख रहे हैं कि प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या, इसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, चलिए तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हमें दो चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? प्रकाशिकी के अंतर्गत हमें दो टर्म्स को पढ़ना है, यानी प्रकाशिकी में जो दो प्रकृतियां होती है वह दोनों प्रकृतियों को पढ़ना है। एक होता है तरंग प्रकाशिकी। कौन सा होता है? तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। और दूसरा होता है हमारा किरण प्रकाशिकी। क्या होता है? किरण प्रकाशिकी। ठीक है, पहले हमें पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी को और उसके बाद पढ़ना है किरण प्रकाशिकी को। इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, इन्हीं दोनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? यह वेव ऑप्टिक्स हो गया। ठीक है, और यह हो गया हमारा रे ऑप्टिक्स। क्या हो गया? रे ऑप्टिक्स। क्या हो गया? रे ऑप्टिक्स। यानी प्रकाशिकी के अंतर्गत हमें वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है। हमने जो पहले सीखा वह प्रकाश के गुण धर्म थे। प्रकाश है क्या, प्रकाश से संबंधित जितने भी टर्म्स थे उनको हमने देखा। तो एक बार पहले रिकॉल करते हैं उसको कि प्रकाश के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और यह ऊर्जा का रूप है, यह छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में गमन करता है। यह किसने बताया था? तो यह बताया था आइंस्टीन ने। एक और भी बात हुई थी कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह बताया था मैक्सवेल ने। प्रकाश के कण सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। और प्रकाश एक तरंग है, यह किसने बताया था? तो हाइजेंस ने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा की प्राप्ति होती कहां से? तो सूर्य से होती है। और सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और सूर्य में जो गैस पाई जाती है उसमें हीलियम का प्रतिशत 26 होता है और हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सूर्य के किरणों में हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से बड़े लोगों में ओस्टोमलेशिया और छोटे बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाश का जो चाल होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। यह किसने बताया था? तो रोमर ने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने भिन्न भिन्न माध्यमों में देखा प्रकाश की चाल को, यानी सबसे अधिक प्रकाश की चाल वायु निर्वात में होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की चाल को बताया किसने था? तो रोमर ने बताया था। उसके बाद एक टर्म से देखा कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। तो इन सारे टर्म्स को हमने देखा। उसके बाद प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा क्या पढ़ना है। प्रकाशिकी के अंतर्गत तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी को पढ़ना है। तो तरंग और किरण प्रकाशिकी को कल से हम स्टार्ट करेंगे। पहले एक को क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरे को क्लियर करेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे कि तरंग प्रकाशिकी है क्या और किरण प्रकाशिकी है क्या। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए मैं कह देना चाहता हूँ आप सभी को कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग चैनल पे नए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन है वे आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।